चित्रा मुदगल का उपन्यास गिलीगड़ू का सारांश मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुनिएगा, इससे पूरे उपन्यास का कथासार आपकी समझ में आ जाएगा। इसी विषय पर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय ई-पत्रिका में मेरा एक आर्टिकल छपा था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप देख सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं। तो प्रस्तुत है गिलीगड़ू उपन्यास का कथासार। पिछले 3 दशकों में परिवार, समाज, देश और विश्व के रहन सहन और सोच में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इसी परिवर्तन के चलते आज पूरे विश्व में वृद्ध यानी बूढ़े उपेक्षा के पात्र बन रहे हैं। जिस प्रकार संध्या प्रकाश धुंधला होता है, उसी प्रकार वृद्धावस्था का जीवन प्रकाश भी धुंधला हो जाता है। जिस प्रकार दीपक के बुझने से पहले उसमें फड़फड़ाहट या कंपन आता है, उसी प्रकार वृद्धावस्था में भी कई प्रकार के कंपन आते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक और सामाजिक इत्यादि। बुढ़ापा कोई रोग नहीं है, एक अनिवार्य प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। इस अवस्था में वे छोटे से एक शिशु की भांति कोमल, भावुक और संवेदनशील बन जाते हैं। इस अवस्था में उन्हें स्नेह की आवश्यकता अधिक होती है, किंतु वैश्वीकरण और संचार क्रांति ने समाज और संस्कृति को बदल डाला है। एकल परिवार के अभिशाप की मार सबसे अधिक वृद्ध वर्ग पर पड़ रही है। संयुक्त परिवार में वृद्धों की या वृद्ध ही परिवार की रीढ़ हुआ करते थे। उनकी अनुमति के बिना परिवार का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता था, किंतु समय की करवट ने ये सब कुछ बदल डाला है। आज अक्सर बाहर नौकरी कर रहे बच्चों के वृद्ध माता पिता घर में एकाकी रहते हैं। इस पर चर्चित कवयित्री वर्षा सिंह ने वृद्ध जीवन के दर्द को महसूस करते हुए अनेक गज़लें लिखी हैं, जो प्रस्तुत हैं। बूढ़ी आँखें जोह रही हैं एक टुकड़ा संदेश, बूढ़ी आँखें जोह रही हैं एक टुकड़ा संदेश, माँ बाप को छोड़ के बिटवा बसने गया विदेश। अपना लहू पराया होकर जा बैठा परदेश कहीं, अपना लहू पराया होकर जा बैठा परदेश कहीं, व्यर्थ हो गया रातों रात जगना बूढ़ी आँखों का। जीपीएफ से एफडी तक किया निछावर जिसपे, जीपीएफ से एफडी तक किया निछावर जिसपे, निपट परायों जैसा अब तो वही आ रहा पेश। हिंदी साहित्य के अधिकांश विधाओं में वृद्धावस्था पर लेखनी चली है। जैसे कहानियों में उषा प्रेमदा की वापसी, प्रेमचंद की बूढ़ी काकी और कफन, भीष्म साहनी की चीफ की दावत और खून का रिश्ता, कौशिक की ताई, प्रिय शिव प्रसाद सिंह की बीच की दीवार, कमलेश्वर की कस्बे का आदमी
इत्यादि। उपन्यास साहित्य में कृष्णा सोबती का समय सरगम, रमेश चंद्र शाह का समोध पर्दे पर, रविंद्र वर्मा का आखिरी मंजिल, काशीनाथ सिंह का रहन पर रघु आदि। लघु कथाओं में साबिर हुसैन की मृत्यु का अर्थ, रामशंकर चंचल की शंभू की, रामेश्वर काम्बोज हिमांशु की ऊंचाई आदि। कविताओं में सुमित्रानंदन पंत की बूढ़ा चांद, नागार्जुन की पीपल के पीले पत्ते, भवानी प्रसाद मिश्र की मैं बूढ़ा हो गया हूँ आदि। इस तरह उपेक्षित जीवन की दुर्दशा पर हिंदी के अनेक विधाओं में साहित्यकारों ने समाज में उर्दों का गहन चिंतन व्यक्त किया है। समकालीन महिला कथाकारों में चित्रा मुदगल का स्थान महत्वपूर्ण है। उनके 3 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। पहला उपन्यास विज्ञापन जगत की चकाचौंध में नारी की स्थिति पर प्रकाश डालता हुआ एक ज़मीन अपनी। दूसरा उपन्यास नारी विमर्श पर आधारित, और तीसरा उपन्यास गिलीगढ़ू जो प्रस्तुत है। इस उपन्यास का केंद्र विषय है वृद्धावस्था, जिसे भारत की प्राचीनतम ग्रंथ या जिसकी प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में माता पिता को धरती और आकाश बताया गया है, उसी देश में माता पिता की स्थिति आज दीनहीन है, चिंताजनक है। उसी का चित्रण प्रस्तुत उपन्यास का मुख्य केंद्र बिंदु है। इस उपन्यास में 2 वृद्ध पात्र हैं, बाबू जसवंत सिंह रिटायर्ड सिविल इंजीनियर और कर्नल स्वामी। इन्हीं दोनों पात्रों की परिधि में वृद्धावस्था की चिंताजनक त्रासद स्थितियों का ताना बाना बुना गया है। यह दोनों पात्र अपने जाने पहचाने या अपने आसपास के ही जान पड़ते हैं। यह उपन्यास 13 दिन की कहानी में चलते 2 बुजुर्गों के जीवन का पूरा खाका ही नहीं बताता, अपितु आज के बदलते जीवन मूल्यों को भी परिभाषित करता है कि कैसे नौजवान पीढ़ी अपने बुजुर्गों को घर में सम्मान न देते हुए अकेला छोड़ देती है। बाबू जसवंत सिंह मूलतः कानपुर के रहने वाले हैं, किंतु अब वे अपने बेटे नरेंद्र और बहू सुनैना के साथ दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में मयूर विहार के गैलेक्सी अपार्टमेंट में उनका घर है और कर्नल स्वामी नोएडा के सेक्टर में रहते हैं। दोनों सीनियर सिटीजन हैं, रिटायर्ड हैं, प्रातःकाल सैर भी करते हैं। एक दिन प्रातःकालीन सैर में दोनों की मुलाकात होती है। दोनों घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं, अपने अपने सुख दुख बांटते हैं। इसी सुख दुख की कहानी बताते हुए कर्नल स्वामी गिलीगढ़ू का अर्थ स्पष्ट करते हैं। गिली माने चिड़िया, गिलीगढ़ू माने बहुत सारी चिड़ियाँ। दरअसल हमारी मलयालम में कहते हैं किलीकलू, हमने उसका हिंदीकरण कर लिया है गिलीगढ़ू। लेकिन मेरी गिलीगढ़ू हैं मेरी जुड़वां पोतियाँ, चहकती फुदकती मस्ती करती हुड़दंबे मचाती। उफ़, कैसी धमाल हैं दोनों, पूछिए मत। इस तरह उपन्यास के शीर्षक का अर्थ स्पष्ट होता है। जसवंत सिंह
जब कानपुर से रिटायर्ड हो पत्नी और घनिष्ठ मित्र हरिहर दुबे के निधन के बाद बिल्कुल अकेले हो जाते हैं और बीमार भी रहने लगते हैं, फिर डॉक्टर साहब सलाह देते हैं कि इस अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए अपने बेटे और बहू के साथ रहें। इस तरह डॉक्टर की सलाह मानकर अपने बेटे और बहू के साथ रहने दिल्ली चले आते हैं। नरेंद्र के घर में उनके लिए कोई स्वतंत्र कमरा नहीं मिलता। शीशे और एल्यूमिनियम से बना कमरा नुमा बालकनी में रहना पड़ता है, जहां उस कमरे में पहले टॉमी नामक कुत्ता पहले से रहता था। बहू सुनैना अपने ससुर की कभी इज्जत नहीं करती, उन्हें झिड़कियाँ और ताने सुनाने का अवसर ढूंढती रहती है। उम्र के साथ साथ मनुष्य के प्रत्येक अंग सभी कमज़ोर होने लगते हैं। बाबू जसवंत सिंह की याददाश्त भी कमज़ोर होने लगी थी। कभी कभी कमरे की बिजली का बटन बंद करना भूल जाते, कभी लिफ्ट खुली छोड़ देते, तो बहू सुनैना उन्हें खरी खोटी सुनाने से नहीं चूकती। भूल जाने से बिजली का मीटर तो नहीं खामोश बैठ जाएगा, इस तरह ताना देती। सुनैना अपने पति एवं बच्चों के लिए उनके पसंद का भोजन तो बनाती है, किंतु ससुर जसवंत सिंह को पसंद का भोजन नहीं बनाती। पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, रशियन सलाद वगैरह उन्हें नहीं भाते, ना हजम होते हैं। फ्रिज में रखा बासी खाना वे खा नहीं सकते। वे अपनी इच्छा अनिच्छा अपने बेटे के सामने भी नहीं प्रकट कर सकते, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा है इच्छा अनिच्छा घर वालों की होती है, घर में आकर रहने वालों की नहीं। जब उनसे रहा न गया तो वे अपने बेटे नरेंद्र से इस संबंध में कहते हैं, तो नरेंद्र ने एक लंबा चौड़ा भाषण देते हुए कहता है, आइंदा वे अपनी पसंद की गुंजाइश इस घर में न ढूंढे तो बेहतर है। घर में उनकी उपयोगिता सिर्फ टॉमी के लिए होती है, क्योंकि सुबह शाम उसे अपने साथ घुमाने के लिए जाना पड़ता है। बाबू जसवंत सिंह बवासीर यानी पाइल्स से परेशान थे। कभी कभी कपड़े खून से भर जाते, अतः बहू सुनैना उनके कपड़े नहीं धोती, बल्कि उन्हें खुद अपने कपड़े धोना पड़ता, क्योंकि बहू सुनैना कहती है उनके पायजामे और चड्डी में लगे खून के धब्बे वॉशिंग मशीन में नहीं छूटते। उनके बाथरूम में रिन की बट्टी रख दी गई है। कपड़े धोने डालने से पहले वे स्वयं धब्बे को तनिक रगड़ दिया करें। बच्चों के सफ़ेद यूनिफॉर्म इसी लापरवाही के चलते लगभग पीले पड़ रहे हैं। वृद्धावस्था में शारीरिक विवशताओं से बार बार बहू बेटे के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। कभी कभी पायजामे में पेशाब निकल जाने या पेशाब करते समय बाद में कुछ बूंदों के निकल जाने से बेटे बहू को उनकी डकार या पाद से भी शिकायत है, तो बाबू जसवंत सिंह अपने बेटे नरेंद्र से कहते हैं, छींक, पाद, डकारें जवानी और बुढ़ापा नहीं देखते बेटे नरेंद्र। एक दिन बाबू जसवंत सिंह हतप्रभ रह गए जब तमतमाती हुई बहू सुनैना उनके कमरे में आकर उन पर बरसते हुए कहती है,
आखिर बाबूजी इस संभ्रांत सोसाइटी में उनकी इज्जत खाक में मिलाने पर क्यों उतारू हैं? अपनी उम्र का लिहाज किया होता। अभी भी जवानी का जोश बाकी है तो दिक्कत कैसी? चले जाइए, करें रेड लाइट एरिया। कौन परेशानी, कौन पेंशन कम मिलती है उन्हें जो उनकी मौज मस्ती में हाथ बांधे हो। कम से कम अड़ोस पड़ोस की किशोरियों पर तो नज़र ना डालें। मुंह दिखाने लायक रखें उन्हें सोसाइटी में। उपेक्षा और लांछनों से प्रताड़ित होकर जब कर्नल स्वामी से इस बात की चर्चा करते हैं तो ध्यान हो आता है कि दरअसल इन्हें बवासीर की पुरानी शिकायत है, यानी पाइल्स की पुरानी शिकायत है। मस्सों में हंडिया ट्यूब लगानी पड़ती है। शायद कमरे की स्लाइडिंग खिड़कियां खुली रह गई हों। बस इसी से गलतफहमी हो गई और बहू सुनैना को एक सुनहरा मौका मिला ससुर को लताड़ने का, जबकि बेचारे जसवंत सिंह अपराधी नहीं थे। बाबू जसवंत सिंह का जीवन में अपने पोतों को सुख भी नसीब नहीं। बच्चे प्रायः अपने माता पिता का ही अनुकरण करते हैं, अतः उनके पोते मलय और निलय के मन में भी अपने दादू के प्रति कोई आदर नहीं है। आज के इस इंटरनेट युग में बच्चे किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते, न घर के लोगों की, न समाज के किसी व्यक्ति की। बस कंप्यूटर और मोबाइल ही उनकी दुनिया है। उन्हें अपने दादाजी से कंप्यूटर अधिक प्रिय हैं। बाबू जसवंत सिंह अपने पोते का जन्मदिन मनाना चाहते हैं, किंतु पोता मलय पहले से कार्यक्रम बना चुका है कि वह अपना जन्मदिन मैकडॉनल्ड्स में मनाएगा और बच्चों की इस पार्टी में बड़ों को शामिल नहीं करेगा। इसलिए वह अपने दादू से कहता है, ना दादू, अपने साथ हम किसी भी बड़े को नहीं ले जाएंगे, पार्टी बोरिंग हो जाएगी। बेटे और बहू के साथ साथ पोतों से भी तिरस्कृत या उपेक्षित होकर बाबू जसवंत सिंह को ऐसा लगने लगा कि इस घर में उनकी दशा कुत्ते से भी बदतर है, क्योंकि टॉमी को भी उनसे अधिक सम्मान मिलता है। इसलिए वे कहते हैं, इस घर में एक नहीं दो कुत्ते हैं, एक टॉमी, दूसरे अवकाश प्राप्त सिविल इंजीनियर जसवंत सिंह। टॉमी की स्थिति निस्संदेह उनकी बनिस्बत मजबूत है। उसकी इच्छा अनिच्छा की परवाह में बिछा रहता है पूरा घर। उनके लिए किसी को बिछे रहना ज़रूरी नहीं लगता। टॉमी अच्छी नस्ल का कुत्ता है। सोसाइटी में उनके या उसके घर का रुतबा बढ़ता है। उनके चलते उनका रुतबा कलंकित हुआ है। नरेंद्र को लगने लगा है कि क्यों ना अपने पिता को वृद्धाश्रम में रखा जाए। वह अपने इस विचार को बाबूजी से सीधे न कहकर अपनी बहन शालिनी से कहलवाना चाहता है। ताज्जुब इस बात का है कि शालिनी भी अपने भाई का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और पिता को वृद्धाश्रम भेजने के प्रस्ताव को फ़ोन पर इस तरह कहती है, भैया तो यहाँ तक सोच रहे हैं पिताजी कि जहाँ बाबूजी का मन लगे वे प्रसन्नचित्त रहें, उन्हें वहीं रखा जाए।
उन्होंने पता लगाया है कि नोएडा के सेक्टर 55 में कोई आनंद निकेतन वृद्धाश्रम है। क्यों ना उनके रहने की व्यवस्था वहीं कर दी जाए। हम उम्रों की जमात में बाबूजी का मन लगा रहेगा। भैया जगह देख आए हैं, वे बता रहे हैं कि बहुत सुंदर है। भोजन आदि की व्यवस्था उत्तम कोटि की है। उन्हें वहाँ रखने के निर्णय से भैया पर खर्च का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। भैया उसे सहर्ष उठाने के लिए तैयार हैं। शालिनी फिर आगे कहती है, भैया हरिद्वार में भी एक आश्रम देख आए हैं। कहती है, हरिद्वार के किसी आश्रम के विषय में भी भैया के मित्र राजीव रायजादा ने उनसे चर्चा की है। आश्रम ठीक गंगा तट पर है। आश्रम से बाहर न भी निकला जाए तो भी आराम से कमरे की खिड़की से सांझ की मनोरम आरती देखी जा सकती है। इस तरह नरेंद्र अपने पिता को वृद्धाश्रम में रखने में ही अपनी सुविधा समझने लगा है। बाबू जसवंत सिंह समझ जाते हैं कि अपनी ही औलाद उन्हें वनवास देने का षड्यंत्र बना रही है। उन्हें यह भी लगता है कि कोई पिता अपने ही परिवार के लिए तिरस्कार का विषय कैसे हो सकता है। उनके लिए अभी किसी ने किया ही क्या है। न पैसों का, रुपयों से, न असाध्य रोग से अपने ही बच्चों के इस षड्यंत्र से प्रताड़ित बाबू जसवंत सिंह को कानपुर के घर में रहने वाली नौकरानी सुगुनिया की याद आती है, जो अपनों से भी अधिक स्नेह भाव से उनकी देखभाल करती थी। सुगुनिया के प्रति उनके मन में करुणा जाग उठती है कि उसके दोनों बच्चों की शिक्षा के लिए प्रति माह 500 रुपये भेजने का निर्णय लेते हैं और मनी ऑर्डर कर भी आते हैं और उनसे यह प्रार्थना भी करते हैं कि वह रुपयों को नहीं लौटाए। उपन्यास के उत्कर्ष में या उपन्यास के अंतिम पृष्ठों में अचानक कथा में एक नया मोड़ आता है। उपन्यास के एक और बुजुर्ग पात्र कर्नल स्वामी के जीवन को लेकर। कर्नल स्वामी कुछ दिनों से मॉर्निंग वॉक में अनुपस्थित रहे। मित्र की इस लंबी अनुपस्थिति से चिंतित होकर बाबू जसवंत सिंह एक दिन ऑटो रिक्शा से कर्नल स्वामी के घर पहुंचते हैं। वहाँ का यथार्थ देखकर सन्न रह जाते हैं। कर्नल स्वामी की पड़ोसिन मिसेज श्रीवास्तव से उन्हें यथार्थ का बोध होता है कि कर्नल स्वामी की मृत्यु 12 दिन पहले ही अत्यंत दुखदायी स्थिति में हुई है। साथ ही उन्हें इस बात का भी ज्ञात होता है कि कर्नल स्वामी के जीवन में उतनी खुशियाँ थी ही नहीं जितनी वे बताते थे। बाबू जसवंत सिंह के सम्मुख मिसेज श्रीवास्तव कर्नल स्वामी के जीवन के कठोर यथार्थ को एक एक करके बताती है। कर्नल स्वामी ने अपने परिवार की जो आदर्श कहानी बाबू जसवंत सिंह को सुनाई थी, वे सब उनकी ज़िंदगी में सारी बातें ठीक उसके विपरीत थी, अर्थात उल्टी थी। यूँ तो कर्नल स्वामी के 3 बेटे हैं, पर तीनों शादी के बाद अलग रह रहे थे। उनकी मंझली बहू अनुश्री, जिसे नृत्य का शौक़ था, अपने 1.5 साल की जुड़वां बेटियों को छोड़कर अपने नृत्य गुरु के साथ भाग गई है। दोनों जुड़वां पोतियाँ
जिनसे कर्नल को अपार स्नेह था, उन्हें ही कर्नल सिंह जो हैं गिलीगड़ू कहा करते थे। उन्हें हैदराबाद के हॉस्टल में रखा गया है। कर्नल स्वामी के तीनों बेटों को अपने पिता से प्रेम बिल्कुल नहीं था, पर हाँ, उनकी प्रॉपर्टी से प्रेम अवश्य था। जबकि कर्नल स्वामी गाज़ियाबाद का कीमती फ्लैट बेचकर उन्हें फ्लैट खरीदने में उनकी मदद कर चुके थे, किंतु इससे भी वे तृप्त नहीं थे। अब उनकी दृष्टि 4 कमरों वाले नोएडा के फ्लैट पर थी। इसी बात को लेकर कर्नल स्वामी का मंझले पुत्र से झगड़ा होता है और क्रोध में मंझला पुत्र अपने ही पिता की खूब पिटाई करता है। खून से लथपथ कर्नल स्वामी को कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इसके बावजूद भी कर्नल स्वामी अपने बेटे के विरुद्ध FIR करने से मना कर देते हैं। लेखिका चित्रा मुदगल जी यहाँ यह बताना चाहती हैं कि औलाद चाहे जितनी भी शैतान हो, गलती पर गलती करती हो, माता पिता हमेशा उन्हें क्षमा करते हैं। कभी ममतावश, कभी लोक लाजवश। इसके बाद कर्नल स्वामी की मृत्यु हो जाती है। आज के इस भूमंडलीकरण युग में संतान के पास अपने माता पिता के अंतिम संस्कार के लिए भी समय नहीं। इसका मार्मिक चित्र भी लेखिका ने प्रस्तुत किया है। बड़ा बेटा और बहू दाह संस्कार के लिए बेंगलुरु से आते हैं। अन्य दोनों बेटे व्यस्तता के कारण दाह संस्कार में पहुंच नहीं पाते। चौथे के लिए रुकने का समय उनके पास नहीं है। उपन्यास के अंत में बाबू जसवंत सिंह का विद्रोही रूप दिखाई देता है। वे अपना कानपुर वाला घर उस नौकरानी सुगुनिया के नाम कर देना चाहते हैं, जो आजीवन उनकी सेवा पूरी आस्था से करती आई है। जसवंत सिंह को यह विश्वास हो गया है कि उनका पुत्र जो अमेरिका में रहने लगा है, वह उनके अंतिम संस्कार में पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए वे यह वसीयत बनवाना चाहते हैं कि सुगुनिया का पुत्र रामरतन अभिषेक आश्रय ही उनकी कपाल क्रिया करे, उसे ही वह अपने दाह संस्कार का अधिकार दे रहे हैं। इस उपन्यास के माध्यम से चित्रा मुदगल आज की युवा पीढ़ी को यह बताना चाहती हैं कि आज आवश्यकता है हमारे समाज एवं परिवार में बुजुर्गों के आदर की, सम्मान की और उनके आशीर्वाद की। उन्हें सुरक्षित होने के भाव को जगाने की। वृद्धों में जब तक यह भावना नहीं जागेगी कि उनकी देखभाल करने वाला और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला कोई है, तब तक वे अपने को सुरक्षित नहीं समझेंगे। इसके लिए यद्यपि वृद्धाश्रम एक उचित स्थान माना जा रहा है, किंतु भारतीय परिवेश में अपने घर से अधिक अच्छा कोई दूसरा आश्रम नहीं हो सकता। अतः अपने परिवार के बीच उनकी देखभाल की व्यवस्था ही अधिक उचित हो सकती है। धन्यवाद।